स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हमने ये पढ़ लिया है कि भाई जो बैक्टीरियल सेल होती हैं उनके लिए हम जो वेक्टर यूज करते हैं उसे हम प्लाज्मिड सेल कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं बैक्टीरियल सेल के लिए। और अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड टेक्नोलॉजी में वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन इन द प्लांट्स और एनिमल्स की, प्लांट्स और एनिमल्स में आप किसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्लांट्स के लिए, तो आपको बताना होगा एनसीईआरटी ने हमें यहाँ पर जो एग्जांपल दिया है वो डाइकोट प्लांट के लिए दिया है। इसके लिए यूज होता है बच्चे, वेक्टर जो हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। आपको बताना होगा कि जो टीआई प्लाज्मिड है ये एक बैक्टीरिया से मिलता है हमें, फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये बैक्टीरिया का नाम है। और ये क्या करता है, कॉज करता है ट्यूमर इन प्लांट्स। अब आपको एक बात समझनी है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, और ये बैक्टीरियल सेल कौन सी है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की है। आप बताइए इसमें इसका खुद का डीएनए जिसे हम जीनोफोर कहते हैं वो प्रेजेंट है, और साथ ही साथ इसमें इसका प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है, इस टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक पर्टिकुलर जीन होता है बच्चे, जिसका मतलब डीएनए होता है सेगमेंट, जिसे हम कहते हैं टीडीएनए। टीडीएनए, आप बताइए कि जब ये टीडीएनए मतलब ये प्लाज्मिड या बैक्टीरिया किसी भी प्लांट सेल को, जैसे ये प्लाज्मिड जाएगा बैक्टीरियल प्लांट सेल के अंदर, आप बताइए ये प्लांट सेल है, तो जब ये प्लांट सेल में आएगा तो आप बताएंगे कि पर्टिकुलर ये जिसकी बात कर रहा हूं मैं, टीडीएनए, सही है। इस टीडीएनए के अंदर आपको समझना होगा एक पर्टिकुलर जीन होता है बच्चे जिसका नाम है टीआई जीन। जीन का नाम क्या होता है, टीआई जीन। ये टीआई जीन यहां पर बनवाएगा, बोलो, एमआरएनए को। और जैसे ही यहां एमआरएनए बनेगा और उससे आगे बनेगी क्या, प्रोटीन्स। तो आपको समझना होगा कि एमआरएनए बनकर जो आगे प्रोटीन्स बन रही हैं, यही प्रोटीन्स आगे इस प्लांट सेल में सेल डिवीजन को प्रमोट करेंगी। मतलब वो ऐसे केमिकल्स को बनवाएंगे जो कि ग्रोथ हार्मोन्स का प्रोडक्शन करवाएंगे ज्यादा, जिससे कि सेल्स करेंगी जरूरत से ज्यादा डिवीजन, और आप बताएंगे कि प्लांट सेल में फॉर्मेशन हो जाएगा ट्यूमर का। तो आपको समझना होगा कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो बैक्टीरिया है वो ट्यूमर कॉज करता है प्लांट सेल में। इस बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है, उस प्लाज्मिड के अंदर डीएनए है जिसका नाम है टीडीएनए, और टीडीएनए के अंदर आपको बताना है कि टीआई जीन प्रेजेंट होता है, टीआई जीन प्रेजेंट होता है। अब आप बताना कि भाई इसमें हमें क्या करना होगा कि हम जब भी अपना डिजायर जीन प्लांट के सेल के अंदर कॉपी करवाना चाहते हैं या प्लांट सेल में ग्रोथ करवाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे। ये तो कंडीशन हो गई नॉर्मल, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि हम करेंगे क्या वास्तव में। अब आपको करना ये है कि भाई जो आपके पास ये जो टीडीएनए था, इस टीडीएनए के अंदर पर्टिकुलर यहां पर जैसे हम कहें कि भाई ये टीआई जीन प्रेजेंट है, ये पूरी जो मतलब स्ट्रक्चर दिख रही है प्लाज्मिड की है। आपको करना क्या है, तो आप बताएंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि डिजायर जीन इंसर्ट इनटू टीडीएनए in the place of टीआई जीन। आपको क्या करना है, इस प्लाज्मिड में से पर्टिकुलर ये जो टीडीएनए है, इस टीडीएनए के, ये जो हम प्लाज्मिड बना रहे हैं, इस प्लाज्मिड के अंदर जैसे मैंने कहा कि भाई ये टीडीएनए था, पर्टिकुलर हिस्सा जो कि ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसमें जहां पर बोलो टीआई जीन था, टीआई जीन, उस टीआई जीन की जगह पे हमने किसको डाल दिया है, हाँ हम बताएंगे हमने हमारा डिजायर जीन वहां पर एंटर करवा दिया है। तो अब आप बताएंगे कि ये जो डीएनए है बच्चे, ये आपके पास आरडीएनए है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर अब ये प्लाज्मिड या ये बैक्टीरिया प्लांट सेल को इंफेक्ट करेगा,
तो क्या ट्यूमर बनाएगा? क्या उसमें कॉपी कर पाएगा? तो बताइए, ट्यूमर तो नहीं बनाएगा अब। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि अब ये जो जीन है बच्चे, ये प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा, काम कर लेगा। क्यों? इसे एनसीईआरटी ने डिसआर्म लिखा है, आप ध्यान से पढ़िएगा। डिसआर्म, डिसआर्म का मतलब हो गया कि भाई ये जो प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड में पर्टिकुलर टीआई जीन जो था वो कर रहा था भाई क्या? हाँ, ट्यूमर को प्रमोट कर रहा था। तो हमने देखो प्लांट सेल को इन्फेक्ट भी करवा दिया, प्लांट सेल में हमारा जीन भी पहुंचा दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि जब हमने प्लांट सेल के अंदर हमारे जीन को पहुंचाया, तो आप बताइए कि वो डिजीज वाला नहीं गया, उसमें से पर्टिकुलर उस हिस्से को हमने रिमूव कर दिया। तो टीडीएनए के अंदर ही हमने जीन को इंसर्ट करवाया है, लेकिन इन द प्लेस ऑफ टीआई जीन। ये आपको समझना होगा, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपके पास बन गया। अब आप सोच के देखिए कि अगर किसी प्लांट के अंदर आप डिजायर जीन को डालना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि पूरी प्लांट बॉडी में वो जीन आ जाए, आप समझ के देखना, पूरी प्लांट बॉडी में वो जीन आ जाए, तो आप क्या करिए कि इस जीन को इंट्रोड्यूस करवाइए जाइगोट के अंदर, मतलब इंफेक्शन करवाइए जाइगोट में। जाइगोट में इंफेक्शन करवाने का फायदा ये होगा कि जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल जब बनेगा, तो सभी सेल्स के अंदर आपको ये जीन मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। मतलब डिजायर जीन को अगर आप प्लांट बॉडी की हर सेल में पहुंचाना चाहते हैं, तो हर सेल को इन्फेक्ट करवाना तो हमारे लिए आसान काम नहीं है। लेकिन एक अच्छा काम ये हो सकता है कि हम क्या करें, हाँ, जाइगोट में इस डीएनए को क्या करवा दें, इंसर्ट करवा दें। और जाइगोट में डीएनए को इंसर्ट करवाने का फायदा क्या होगा? तो जाइगोट में डीएनए इंसर्ट करवाने का फायदा होगा कि पूरी प्लांट सेल के अंदर, पूरे प्लांट बॉडी के अंदर हमें ये जीन मिल जाएगा। कौन सा जीन मिल जाएगा? जो हमारा डिजायर जीन है। ये आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी बात। अब इसी सीक्वेंस में हम आगे चलेंगे। आगे चलेंगे तो एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो एनिमल्स के बारे में हम बताते हैं कि भाई हमें वायरस याद करना है। उस वायरस का नाम है बच्चे रेट्रोवायरस। नहीं, एनिमल्स के लिए, ये तो प्लांट्स के लिए बात हो गई। डाइकोट प्लांट का एनसीईआरटी ने हमें एग्जांपल दिया है। अब हम बात करेंगे एनिमल्स के बारे में। तो प्लांट्स में तो वेक्टर कौन है? तो हम कहते हैं कि प्लांट्स में तो वेक्टर टीआई प्लाज्मिड के लिए बारे में बात कर ली। क्या टीआई प्लाज्मिड ही केवल प्लांट्स में ट्रांसफर करवा सकता है? तो हम कहते हैं नहीं। अब हम कहेंगे भाई, अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो हम कहेंगे कि भाई यहां हम बात करेंगे अब रेट्रोवायरस की। एनसीईआरटी ने लास्ट में लिख के दिया है। प्लांट्स के लिए बात हो गई है, एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। एनिमल्स के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आप वेक्टर किसको बताएंगे? तो हम बताएंगे रेट्रो वायरस को। जब हम रेट्रो वायरस को बताएंगे तो आप बताएंगे कि भाई मान लीजिए कोई सेल है इन्फेक्ट बाय वायरस, और जब ये वायरस से क्या हो रही है, इन्फेक्ट हो रही है, तो आप बताओगे कि उस सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होगा वो आरडीएनए प्रेजेंट होगा। तो जैसे हम बच्चे यहां पर प्लांट सेल के लिए यूज कर रहे थे प्लाज्मिड डीएनए को, वैसे ही हम यहां पर यूज करेंगे वायरस के डीएनए को, और वायरस के डीएनए से हम इसमें आगे डीएनए को ट्रांसफर करवा लेंगे। सिंपल बात याद करनी है, पूरा प्रोसेस आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, काम की बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका डिजायर जीन पूरे के पूरे एनिमल के अंदर आ जाए, तो आप बताइए हमें एम्ब्रियोनिक कंडीशन या हम बताएं जाइगोट के अंदर हमें क्या करना होगा? इस वायरस को इन्फेक्ट करवाना होगा जिसमें कि हमारा आरडीएनए प्रेजेंट हो। तो वायरल डीएनए के अंदर हमने हमारे डीएनए को क्या करवाया, डिजायर जीन को क्या करवाया, इंसर्ट। और इंसर्ट करवा के हमने उसी से इन्फेक्ट करवा दिया किसको? हाँ, प्लांट को, या फिर हम बताएं एनिमल को। तो बताएंगे कि अगर आप ये इंफेक्शन एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में करवा देंगे, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में इंफेक्शन करवाने का फायदा ये होगा कि पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसकी हर सेल के अंदर आपका डिजायर जीन प्रेजेंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद जब आप एनसीईआरटी में चलोगे तो एनसीईआरटी आपको नेक्स्ट हेडिंग पढ़ाती है बच्चे कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट तो बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए,
है ना, इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पिटेंट होस्ट। देखो जब आप कॉम्पिटेंट होस्ट की बात करो, आप जैसे एग्जांपल अगर देखोगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी कहती है कि डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक और मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में भी याद करना मैक्रोमॉलिक्यूल है ना। मैक्रोमॉलिक्यूल क्यों है, तो हम बताते हैं कि भाई ये पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स है। पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड होने की वजह से मैक्रोमॉलिक्यूल भी है और हाइड्रोफिलिक भी है। तो बताइए, नोट इजीली इंसर्ट इनटू सेल बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, तो हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है। तो ये इजीली इंसर्ट नहीं हो सकता सेल के अंदर। तो आपको समझना होगा कि उसके लिए हमें फिर इसका थोड़ा सा तरीका निकालना पड़ेगा। एनसीईआरटी ने हमें वो तरीका बताया है कि भाई जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई कल्चर मीडियम है जिसके अंदर आपने बैक्टीरिया को रखा हुआ है। आप समझना मेरी बात, ये बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होती हैं। बिल्कुल। आप बताइए, इस बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है, और इसी के अंदर हमारे पास हमारा डिजायर जीन वाला जो प्लाज्मिड था बच्चे, वो हमारे पास प्रेजेंट है। मतलब rDNA मींस ये हमारे पास प्रेजेंट है कौन, प्लाज्मिड। तो बात आती है कि भैया इसको हम कैसे अंदर लेके चलेंगे। तो आप एनसीईआरटी जब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्रोमोलिक्यूल और हाइड्रोफिलिक होने की वजह से यहां हम क्या करेंगे, यूज ऑफ डाइवेलेंट लाइक कैल्शियम। डाइवेलेंट क्या होते हैं, या बाइवेलेंट या डाइवेलेंट, जिनके ऊपर दो चार्ज हो, प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना। मैग्नीशियम की बात कर लो, Mg+2 होता है, तो उनको डाइवेलेंट कहते हैं। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि इस कल्चर मीडियम के अंदर ये आपके पास जो बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है जिसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन, तो आप बताएंगे कि आपका जो प्लाज्मिड डीएनए है वो डाइवेलेंट होने की वजह से इसकी सेल वॉल के साथ आकर जुड़ जाएगा, सेल वॉल के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां बताएंगे कि प्लाज्मिड मींस जो कि वास्तव में क्या है, rDNA अटैच्ड टू सेल वॉल। डाइवेलेंट यूज करने की वजह से सेल वॉल के साथ अटैच होने की इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बच्चे वो बढ़ जाती है। आप बताइए कि जब इस सेल के साथ ये हमारा क्या जुड़ गया है, हाँ, प्लाज्मिड डीएनए, तो बताइए इसी सेल को हम कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं, कॉम्पिटेंट सेल कहते हैं। या फिर आप बता दो कि ये बैक्टीरियल सेल हमारे लिए होस्ट हो गई है, इसमें हम बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड डीएनए को डालने वाले हैं, तो इसी को हम कॉम्पिटेंट होस्ट या कॉम्पिटेंट सेल का नाम दे देंगे, कॉम्पिटेंट होस्ट या फिर कॉम्पिटेंट सेल का नाम दे देंगे। अब क्या करना है कि अब भैया तू चिपक तो गया है सेल वॉल के साथ, अब अंदर भी तो जाना है। अब अंदर जाने के लिए क्या करें, तो अंदर जाने के लिए एक तरीका है हमारे पास। हम क्या करेंगे कि पहले इसको, ये जो पूरा हमारे पास सिस्टम है बच्चे, आप बताइए इसे हम चिल्ड कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब ठंडा कर देंगे इसको, 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे इसको, ये कॉम्पिटेंट सेल को। और आप फिर बताइए कि सडन हाथों हाथ इसको एकदम से हाई टेम्परेचर देंगे, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एनसीईआरटी हमें लिख के दे रही है। हाथों हाथ हम इसको हीट देंगे, हीट देंगे मतलब इसे हम हीट शॉक का नाम देते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है एनसीईआरटी ने ये लाइन टू लाइन ऐसा ही लिखा हुआ है, इसे आप हीट शॉक कहते हैं। और हीट शॉक देने से होगा क्या कि भाई हीट शॉक देने से ये जो आपके पास सेल थी, आप बताएंगे इसकी जो सेल वॉल थी उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स बन जाते हैं। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या थी कि भाई लो टेम्परेचर पर सिकुड़ गई थी, मतलब ठंडी हो गई थी, चिल्ड हो गई थी।
और जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया एकदम से फैली, सडन फैली, तो बोलो बीच में उसमें क्या आ गए, गैप्स, और उन गैप्स के थ्रू बोलो हमारा जो आरडीएनए था, ये आरडीएनए हमारा उसके अंदर ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर होते ही हमने फिर से इसे क्या कर दिया, बोलो फिर से हमने चिल्ड कर दिया। मतलब आप इसे हीट शॉक कह रहे हो, और इससे फायदा आपको यह हुआ कि आपके पास जितने भी कल्चर मीडियम में बैक्टीरियल सेल्स थी, उन सेल्स में से कुछ सेल के अंदर हमारा आरडीएनए जो है बच्चे वो ट्रांसफर हो गया। तो आपको यह समझना होगा कि अगर हम ध्यान दें तो इस पूरे प्रोसेस को हम हीट शॉक का नाम देंगे। सबसे पहले आप डाइवेलेंट यूज करिए कैल्शियम जैसे, और उसके बाद फिर हाँ इसे चिल्ड करिए 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 0 डिग्री सेल्सियस पे चिल्ड करते ही ये मतलब सिकुड़ा, सेल्स ठंडी हो गई, एकदम से आप इसको हीट दे रहे हैं, हीट शॉक कहते हैं इसको। जैसे ही आपने सडन हीट दी तो कोई ना कोई सेल के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर बच्चे प्लाज्मिड चला गया। अभी मान लीजिए 100 मेरे पास बैक्टीरिया थे, तो 100 के 100 बैक्टीरिया के अंदर वो चला जाएगा, ये जरूरी नहीं है, इस बात को आपको समझना होगा। अगर 100 के 100 में नहीं गया है तो हम कैसे करेंगे, आगे ढूंढेंगे कैसे किसमें चला गया किसमें नहीं चला गया, तो बताइए हम सिलेक्टेबल मार्कर का यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी ने हमें 2 तरीके और बताए हैं, एक है माइक्रो इंजेक्शन और दूसरा है बच्चे बायोलिस्टिक या जीन गन। उसके बारे में बात करते हैं अब हम। इसके अलावा हीट शॉक के अलावा एनसीईआरटी ने हमें 2 तरीके और बताए हैं। उन दोनों तरीकों की बात करेंगे। इसमें से एक तरीका तो है बच्चे क्या, हाँ माइक्रो इंजेक्शन, और दूसरा क्या है, बायोलिस्टिक गन, या उसे जीन गन भी बोला जाता है। ठीक है भाई, माइक्रो इंजेक्शन तो सिंपल मेथड है, एक तो हमने पढ़ लिया हीट शॉक मेथड, ये तो एनसीईआरटी में था ही। अब इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है, तो हम बताते हैं माइक्रो इंजेक्शन। नाम से क्लियर है, जैसे आप इंजेक्शन यूज करते हैं बच्चे, सुई आगे होती है उसके पीछे जिसमें दवाई भरी हुई है, कंटेनर पुश करके प्रेस करके हम दवाई हमारी बॉडी में भेज देते हैं। वैसे आप बताइए हमारे पास ये कोई सेल है, और इस सेल के अंदर अगर आपको डीएनए को भेजना है तो बोलो वही आपने यहां पर इंजेक्शन की तरह कुछ यूज किया है ना। यहां से आप पुश कर रहे हैं, ऐसे ऊपर से पुश कर रहे हैं, और यहां पर हमारा बोलो ये आरडीएनए प्रेजेंट है। तो सेल के अंदर माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हुए डीएनए को हमने सेल के अंदर भेज दिया। ये बहुत ही मतलब क्या है कि भाई माइक्रो साइज का जो है बच्चे इंजेक्शन है आपके पास, इसलिए इसका नाम माइक्रो इंजेक्शन रखा गया है। ऐसे नहीं कि बड़ी सारी सुई जैसे हमारे टीका लगाने वाली होती है वैसे सुई नहीं है, बहुत छोटा है साइज में, और सेल के अंदर आपको भेजना है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये काम चल रहा है बच्चे, इसलिए इसको नाम दिया गया है माइक्रो इंजेक्शन। और इसके अलावा दूसरा जो मेथड, तीसरा जो मेथड एनसीईआरटी पढ़ाती है उसका नाम है जीन गन, या बताओगे बायोलिस्टिक गन। इसमें क्या करना है कि आपका जो आरडीएनए होता है कोट कर दिया जाता है किसमें, बोलो गोल्ड में या टंगस्टन में। गोल्ड या टंगस्टन के अंदर आपके आरडीएनए को क्या कर दिया गया है, जैसे मान लीजिए ये आरडीएनए है, और इस आरडीएनए के चारों तरफ हाँ ये प्रेजेंट है गोल्ड या प्रेजेंट है टंगस्टन। इस स्ट्रक्चर को आप बता दो गोली है। भाई जैसे क्या होता है, पिस्टल होता है ना, पिस्टल, अब आप समझाओ कि जो पिस्टल है, पिस्टल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, बुलेट्स डालने पड़ेंगे। तो आप बताइए ये गोल्ड से और टंगस्टन से बने हुए बोल्ट्स हैं, और गन के अंदर मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर उसे डालकर और फिर बम्बार्डिंग करवाते हैं हम सेल पर। तो आप सोचो कि हमने 100 गोलियां मारी हैं, उनमें से 2 गोलियां चली गई हैं सेल के अंदर। तो एक रैंडम मेथड है ये, रैंडम मेथड है ये, हर किसी के लिए यूज हो सके ये जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि बायोलिस्टिक गन या जीन गन को हम प्लांट सेल के केस में यूज कर लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 मेथड एनसीईआरटी ने हमें बताए हैं कॉम्पिटिटिव होस्ट के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन बाय विद द ट्रांसफॉर्मेशन बाय द, हाँ हम क्या कह रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये ध्यान रखना, 4 ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है।
तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ हमने ट्रांसफॉर्मेशन करवाया, इसका मतलब हमने जो होस्ट सेल थी उसके अंदर डीएनए को डाल दिया है, और जब होस्ट सेल के अंदर हम डीएनए को डाल देते हैं तो बताइए वो सेल अब ट्रांसफॉर्म सेल कहलाएगी, क्योंकि उसमें फॉरेन डीएनए आ चुका है। ये आपका टॉपिक एनसीईआरटी से खत्म हुआ है। कौन सा? हम बताते हैं कि टूल्स फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमारा टॉपिक है प्रोसेसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमारा अगला टॉपिक जो है उसका नाम है प्रोसेसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उस पे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें बच्चों को सारी समझ में आ रही हैं, और लाइन टू लाइन मैं बताऊं, आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं बेटा मैं, ये ध्यान रखिएगा आप। अभी हाल फिलहाल क्या है कि हर जगह चैनल्स पे ये बात चल रही है कि भाई इस बार नीट में ये होगा, नीट में वो होगा, हो कुछ भी जाए नीट में लेकर आएगी एनसीईआरटी, ये ध्यान रखना आप। हो कुछ भी जाए पेपर एनसीईआरटी से आएगा, ये ध्यान रखना। एग्जामिनर इस बात का ख्याल रखता है बच्चे कि उसे जो पेपर सेट करना है वो उन सभी बच्चों के लिए सेट करना है जो 11th 12th क्लास नॉर्मल पढ़ रहे हैं। हर कोई बच्चा बच्चे अफोर्ड नहीं करता है बड़ी बड़ी किताबें और बड़ी बड़ी कोचिंग्स को, ये ध्यान रखिएगा बात। और पढ़ाई करने का और पेपर देने का हक हर किसी को ही है, क्योंकि टैलेंट किसी चीज का मोहताज नहीं होता, ये आप जानते हो। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि आउट ऑफ द सिलेबस चीजें करने की आपको अभी जरूरत नहीं है, जब तक कि नीट के सिलेबस का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। जब नोटिफिकेशन आएगा तब बात करेंगे, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, हम बस सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। इसलिए बातें सुनने की बजाय, इधर उधर ध्यान देने की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, केवल एनसीईआरटी पर फोकस करिए, बहुत सही हो जाएगा आपका काम। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, प्रोसेसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, अब इसमें क्या क्या करना चाहिए हमें, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। आप बताइए, इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं अगर हम देखें तो। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, मतलब फ्रेगमेंटेशन कैसे करोगे, हम कहेंगे भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरा काम है आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना, है ना। आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद हम फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए करेंगे बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फिर उसको बच्चे हम लेंथ के बेसिस पर अरेंज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमारा डीएनए सेलेक्ट वहां से कर लेंगे हम डीएनए प्रोब्स का यूज करते हुए। उसके बाद हम चलेंगे बच्चे इसके एम्पलीफिकेशन की तरफ, जो हमारा डिजायर जीन है उसकी हम कॉपीज बनाएंगे। उसके लिए एनसीईआरटी हमें पीसीआर टेक्निक पढ़ाएगी। उसके बाद हम बच्चे इन डीएनए को ऐड करेंगे हमारे होस्ट सेल के उसमें डीएनए के अंदर, तो आरडीएनए बनाएंगे, है ना, बाय द हेल्प ऑफ द लाइगेज एंजाइम। उसके बाद इसे इंसर्ट करवाएंगे हम किस में, तो हम कहते हैं इंसर्ट करवाएंगे होस्ट सेल में। होस्ट सेल में इसकी बनवाएंगे कॉपीज, और फिर करेंगे चेक, और चेक करने के बाद हम इसे हाई लेवल पर ले जाएंगे, बड़े लार्ज स्केल पर ले जाएंगे और अपने डिजायर जीन के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो यही सब यहां पर आपको इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेगा, प्रोसेसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जिसमें सबसे पहला काम आपका है आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, मींस आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। अब आप बताइए कि भाई मेरे पास कोई भी सेल है, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक बैक्टीरियल सेल है, और उस बैक्टीरियल सेल से मुझे क्या करना है कि डीएनए को बाहर निकालना है, सही है। अब आप बताओ कि भाई मेरे पास ये एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में ये सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन, और अंदर इसके प्रेजेंट है बेटा डीएनए। मुझे अगर इस बैक्टीरियल सेल में से डीएनए को बाहर निकालना है तो सबसे पहले मुझे सेल वॉल डिसॉल्व करनी होगी, फिर सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व करनी होगी। तो आप क्या करिए कि इसे एक मीडियम में डालिए, इस बैक्टीरियल सेल को मीडियम में डालने के बाद आप बताइए इसमें जैसे हमने एक एंजाइम डाला, बोलो लाइसोजाइम, ये क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा सेल वॉल को। साथ ही साथ इसमें हमने एंजाइम डाला लाइपेज, जो लिपिड्स को डिसॉल्व करता है, तो आप बताओगे डिसॉल्व कर देगा सेल मेम्ब्रेन को। तो अब आप बताइए कि भाई ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है इसके अंदर डीएनए भी पड़ा है और भी दूसरे मॉलिक्यूल हैं, सेल वॉल तो सेल मेम्ब्रेन तो डिसॉल्व हो ही गई है।
लेकिन आपको बताना है कि जो डीएनए होता है वो डीएनए अकेला नहीं होता, साथ में उसके और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। डीएनए के साथ हिस्टोन, आरएनए, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो आप उन सब में से केवल डीएनए को लेना चाह रहे हैं, तो अब आप बताइए, इसमें हम अब डालेंगे बच्चे प्रोटीएजेस को। ये प्रोटीन को क्या कर देगा? डिसॉल्व। और प्रोटीएजेस के साथ साथ आप यहां पर डाल दीजिए बच्चे आरएनए को। एनसीईआरटी ने इसको लिखा है राइबोन्यूक्लिएजेस। दोनों का मतलब एक ही है बच्चे। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएजेस होता तो डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला, राइबोन्यूक्लिएजेस लिखा है, इसका मतलब आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला। इनसे क्या होगा कि भाई आरएनए डिसॉल्व हो जाएगा, आरएनए डिसॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आपने ये सब किया तो बताइए, इसे हम एक पूरे सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया हमने, और टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करने के बाद हमारे पास इसमें हमारा डीएनए भी पड़ा है और बाकी और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। तो हमने इसमें ऐड करवाया है चिल्ड एल्कोहल को। बहुत ठंडी एल्कोहल इसमें हमने क्या करवा दी है, ऐड करवा दी है। जैसे हम इसमें चिल्ड एल्कोहल, एथेनॉल डालते हैं, चिल्ड एल्कोहल मतलब कौन? हाँ, एथेनॉल डालते हैं। तो आप बताते हैं कि जो हमारा डीएनए इसमें था, मैं डीएनए को थोड़ा अलग कलर का बनाऊं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। जैसे मैं यहां डीएनए बना रहा हूं, ये ये और ये मेरे पास यहां पर डीएनए प्रेजेंट है। तो आप बताएंगे कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अब जो डीएनए है बच्चे, वो डीएनए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ चिल्ड अल्कोहल डालते ही आपको बताना है कि आपका डीएनए पर्टिकुलर एक जगह पे यूं पड़ा है, यूं। अब क्या है कि जैसे दूध के गिलास में मलाई आ जाती है, या दूध के गिलास के ऊपर थोड़ा सा तिनका कोई गिर गया है, पानी के अंदर कोई हल्का सा तिनका गिर गया है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ऐसे, हाँ, स्टिक टाइप कोई भी स्ट्रक्चर लेके हम उस स्टिक को उस ऐसे पानी के अंदर से लेके यूं करके उठा लेते हैं, ऐसे करके। तो वो जो तिनका होता है वो हमारे इसके ऊपर आ जाता है। इस प्रोसेस को बच्चे हम स्पूलिंग कहते हैं। तो बताइए, सेम प्रोसेस हम यहाँ पर इस डीएनए के साथ भी करने वाले हैं। यहाँ हम बच्चे एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर को डालेंगे यूं करके, जो डीएनए के जाके ऐसे पकड़ेगा, तिनके तिनके को ऐसे उठाएगा। जब ये उठाएगा तो यहां से हम बाहर निकालेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, तो हम कहते हैं इस प्रोसेस को हम नाम देंगे स्पूलिंग। और स्पूलिंग से आप ये बताइए कि भाई आपके पास ये जो, हाँ, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर थी, इसके ऊपर आपको केवल और केवल अब कौन मिलने वाला है, तो बताएंगे अब हमें यहाँ पर केवल और केवल डीएनए मिलने वाला है। तो आप बताइए कि यहां से डीएनए का आइसोलेशन हो गया है। सबसे पहले आपके पास कोई सेल थी, मैंने एग्जांपल बैक्टीरियल सेल का लिया है, आपने यहां बैक्टीरिया के लिए यूज किया लाइसोजाइम एंजाइम, बाकी सारे एंजाइम एज इट इज हैं। लेकिन आप बताइए कि अगर ये प्लांट सेल होती, प्लांट सेल होती, तो बताइए हम यूज करते सेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज फॉर डिसॉल्व द सेल वॉल। और अगर बच्चों ये फंजाई सेल होती, तो बताइए कि हम यूज करते काइटिनेज फॉर डिसॉल्व द सेल वॉल। और बताओ कि अगर ये एनिमल सेल होती, ये बात अलग है बच्चे, यहां तक का ये प्रोसेस अलग है। बताइए कि अगर ये एनिमल सेल होती, तो एनिमल सेल में हमें सेल वॉल डिसॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रोसेस तो आइसोलेशन का यही है, सेम टू सेम, ऐसा कैसा आपको एनसीईआरटी में मिलेगा भी। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि अगर ये प्लांट सेल होती तो हमें यहाँ सेलुलेज और पैक्टिनेज को यूज करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। ये ध्यान रखिए आप बात। इसके बाद जो हमने इस डीएनए को जब अलग कर लिया है, डीएनए को सस्पेंशन में से अलग कर लिया, तो इसके बाद हमारा अगला काम है, बोलो, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, जिसको एनसीईआरटी कटिंग ऑफ द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन लिखती है। आगे बढ़ते हैं, ये जो डीएनए अब हमने बाहर निकाला है, इससे अब अगला अगला जो दूसरा काम हमें करना है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, कटिंग ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। कटिंग ऑफ द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशंस के बारे में हम बात करेंगे अब।
चलिए, तो नंबर 2 स्टेप हमारे पास क्या आ गया? कटिंग ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस। सिंपल मीनिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय आरई, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डीएनए को क्या करना है बच्चे? हाँ, कट करना है। तो आप बताएंगे कि भाई हमारे पास कोई डीएनए था, जैसे हम बताएं कि ये हमारे डीएनए था, इसको हमने बच्चे आर ई एंजाइम का यूज करते हुए कट किया स्पेसिफिक लोकेशंस पर। आपसे कोई अगर स्पेसिफिक लोकेशंस के बारे में पूछे कि भाई ये स्पेसिफिक लोकेशन किसकी बात कर रहे हो, तो आप बता देना हम बात कर रहे हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की। जब आप इसे कट करेंगे तो आप बताएंगे कि हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। तो ये आ गए हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अब फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए के बाद नेक्स्ट काम आपका क्या होगा? तो हम कहते हैं कि अगला काम फ्रेगमेंट्स बनाने के बाद हमारा काम होगा बच्चे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना। क्या काम होगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना। देखो एनसीईआरटी में सीधा एनसीईआरटी ने एम्पलीफिकेशन शुरू कर दिया, लेकिन आप बताइए कि हमें यह समझना होगा कि हमें यहां इन जो डीएनए ऑफ द फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए मिले हैं, इनका हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाना होगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जैसे आपको याद हो तो ऐसे प्लेट थी, इस प्लेट के अंदर थोड़ा बड़ा बना लूं मैं प्लेट को। इस प्लेट में हमने कहा कि भाई हमने एग्रोस जेल को रखा, ये हमने इसमें वेल्स बनाई, और ये जो फ्रेगमेंट्स थे बच्चे, इन फ्रेगमेंट्स को हमने इन वेल्स में डाल दिया। उसके बाद इधर था बच्चे, हम कहते हैं कैथोड, और इधर था बच्चे एनोड। तो एनोड वाली साइड के अकॉर्डिंग डीएनए जो है अपने लेंथ के बेसिस पर अरेंज हो गया। अब आप सोच के देखो कि इसमें से ये जो पॉलीमॉर्फिज्म आया है, लेंथ का डिफरेंट लेंथ आई है, डीएनए प्रोब्स को यूज करते हुए हम बेसिकली यहां पर इल्यूशन करवाते हुए मान लेते हैं कि ये वाला जीन हमारा डिजायर जीन है। मतलब जब हमने कट किया तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस डीएनए में एक ही जगह पे होगी, मेरे कट करने के लिए जरूरी थोड़ी है मल्टीपल जगहों पे होगी। तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स बने हैं, उन फ्रेगमेंट्स को अब हम क्या करेंगे? हाँ, तो हम बताएंगे कि भाई इस डिजायर जीन को अब हम चूज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेंथ के बेसिस पर, नंबर ऑफ बेस के बेसिस पर डीएनए प्रोब्स को यूज करते हुए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने 2 से 3 बार पढ़ा दिया है। जब मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा रहा था तब मैंने डिटेलिंग करवाई थी। इस चैप्टर के अंदर भी पिछले 2 लेक्चर में मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को 2 बार बोला है। आज फिर मैं तीसरी बार फिर से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मैं यहां पर डिजायर जीन को निकाल रहा हूं। इसके बाद आपको बताना है कि हमें करना है एम्पलीफिकेशन ऑफ द डिजायर जीन। डिजायर जीन का हमें अब यहां क्या करना है? एम्पलीफिकेशन करना है। अब आप बताइए कि हमारे पास जो डिजायर जीन आया है ना, वो डिजायर जीन जो है उसकी हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो एम्पलीफिकेशन का मतलब है कॉपीज इंक्रीज करना। तो बताएंगे बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक। यहां पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहेंगे। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? बोलो, इंक्रीज द नंबर ऑफ या कॉपीज ऑफ डीएनए इन लेबोरेटरी। मतलब नेचुरल कंडीशंस में एक तो डीएनए का एम्पलीफिकेशन हम बताते हैं सेल के अंदर, जिसमें आपको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करते हुए क्या करना होता है? हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन करवाना होता है। यहां पर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आप बताइए कि हमारे पास जैसे मान लीजिए ये कोई डिजायर जीन था। डिजायर जीन जो है बच्चे, इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आप बताएंगे कि डाईहाइड्रो, ये होगा बच्चे आपके पास डबल स्टैंडर्ड, जिसमें मैं कहूंगा कि ये इसका 5th स्टैंड है, एंड है, ये 3rd एंड है,
ये थर्ड है, ये फिफ्थ एंड है, ये हमारे पास डिजायर जीन हो गया। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है बताइए, आप इसे हीट देंगे। अगर एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं तो आप बताइए, हम इसे हीट देते हैं। हीट देने का मतलब हो गया है कि भाई इसके हम डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड कर लेते हैं। जैसे मैं बताऊं कि 94 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपने हीट दी। हीट देते ही आप बताइए कि यहां पर जो डीएनए था, हीट देते ही आप बताइए यहां पर जो डीएनए था, डीएनए के दोनों स्टैंड्स एक दूसरे से ओपन हो गए। ये स्टैंड अलग हो गया और ये स्टैंड अलग हो गया। इसे आप नाम देंगे बेटा डीनेचुरेशन, कि भैया डीएनए का यहां पर क्या हो गया है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब दोनों स्टैंड्स अलग अलग हो गए हैं। अब आप बताइए कि यहां डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए हमें करवाना है, बोलो, एनेलिंग प्रोसेस। एनेलिंग का मतलब होता है बच्चे की डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, वो डीएनए रेप्लिकेशन को खुद शुरू नहीं कर पाते। खुद शुरू नहीं कर पाते तो आपको बताना है कि डीएनए का नया स्टैंड जो बनेगा वो फिफ्थ टू थर्ड बनेगा। तो इनके थर्ड एंड पर आपको बताना होगा कि भाई प्राइमर ऐड करना है आपको। प्राइमर जो कि एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा होता है। और आप बताइए, सबसे पहले देखो, आपको मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि डीएनए को डीनेचुरेट करने के 3 तरीके हैं। पहला, हाँ, हम बताते हैं बच्चे हेलिगेज एंजाइम, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान पढ़ते हैं। दूसरा, आप बताएंगे कि भैया डीएनए एसिडिक होता है, बेसिक पीएच पर इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। बेसिक पीएच करना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इसको यूज करते हैं डीएनए के सिंगल स्टैंड बनाने के लिए, और फिर डीएनए प्रोब्स डालते हैं, पढ़ाया मैंने ये भी। तीसरा तीसरा होता है बच्चे एनेलिंग, मतलब तीसरा तरीका है कि हीट देना। जब आप इसे हीट देते हैं जैसे कि 94 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो आप बताइए इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए एक दूसरे से हो जाते हैं अलग। और जब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हुए तो हम करवाएंगे इसका एनेलिंग। एनेलिंग का मतलब हो गया कि इसमें हम ऐड करवा देंगे बच्चे किसको, प्राइमर को। प्राइमर ऐड होने के बाद अब हम बताएंगे कि भैया इसका हम करवाने वाले हैं रेप्लीकेशन। क्या करवाने वाले हैं, हाँ, रेप्लीकेशन। इसका मतलब यहां जब आप रेप्लिकेशन के लिए जाओगे तो बताइए कि आपको अब यहां नया स्टैंड ऑफ डीएनए बनाना होगा। जैसे ये 5 to 3 पड़ा, ये 3 to 5 पड़ा, प्राइमर इन पे जोड़ ही दिया हमने। हमने कहा कि भाई ये प्राइमर और ये प्राइमर। अब बताओ कि भाई इधर से नया डीएनए शुरू, 5 to 3, और इधर से नया डीएनए शुरू, 5 to 3। और आपको बताना है कि यहां पर रेप्लिकेशन में जो एंजाइम काम आता है, रेप्लिकेशन में जो हमारे पास यहां पर एंजाइम काम आता है, उस एंजाइम का नाम आप बताएंगे बच्चे टेक पॉलीमरेज एंजाइम। बताइए, टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ना, इसे एक बैक्टीरिया से अलग किया गया है जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिस बैक्टीरिया, एनसीईआरटी में नाम है। और आप बताइए कि भाई एफिशिएंटली वर्क एट हाई टेम्परेचर। अब बच्चा कहता है आपने डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेल्सियस पे किया था, क्या आप रेप्लिकेशन भी 94 पे करोगे? बोलो नहीं। 94 पे बेटा अगर रेप्लिकेशन करोगे ना, तो आप समझ के देखो कि दो स्टैंड जो है ना, उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है। तो आप बताइए कि यहां पर हम जो रेप्लिकेशन करवाते हैं वो लगभग 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 72 डिग्री सेल्सियस के आसपास करवाते हैं, जिसपे कि टेक पॉलीमरेज बढ़िया से हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। और बताइए कि जो टेक पॉलीमरेज एंजाइम है, कौन है? टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसे हम नाम देते हैं बच्चे थर्मोस्टेबल एंजाइम, जो कि एक ऑर्गेनिज्म थर्मस एक्वाटिस से क्या किया गया है, हाँ, आइसोलेट किया गया है और हाई टेम्परेचर पे काम कर लेता है। बायोमोलिक्यूल्स में जब आप एंजाइम वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको दो शब्द सुनने को मिलते हैं। एक है थर्मोस्टेबल ऑर्गेनिजम्स, जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, मतलब थर्मस एक्वाटिस बैक्टीरिया इज थर्मोस्टेबल ऑर्गेनिज्म, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन उस थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म का जो एंजाइम होता है वो हाई टेम्परेचर पे काम करता है, इसलिए तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है।
और उस एंजाइम को नाम देते हैं हम थर्मोस्टेबल एंजाइम, ये ध्यान रखिएगा आप। और इसको आप पीसीआर टेक्निक तक अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी ने इस रेप्लिकेशन को एक्सटेंशन लिखा है, तो बात एक ही है। एक्सटेंशन मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का नया बन जाना, उसका नए चेन का एक्सटेंड हो जाना, उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि रेप्लिकेशन और एक्सटेंशन यहां पर एक ही बात है। तो ये हुआ आपका पीसीआर टेक्निक, एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डिजायर जीन। इसके बाद हमें पढ़ना है बच्चे क्या, हाँ लाइगेशन करना है कि भाई हमारे पास जो ये मल्टीपल कॉपीज आ गई हैं हमारे पास डीएनए की, इन डीएनए को हम क्या करेंगे, आरडीएनए बनाने के लिए लाइगेशन करवाएंगे किसके साथ, हाँ हमारे वेक्टर डीएनए के साथ। उसके बाद फिर इसको इंसर्ट करवाएंगे किसमें, होस्ट सेल के अंदर। और होस्ट सेल में इंसर्ट करवाने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द सिलेक्टेबल मार्कर, और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लार्ज स्केल पर ग्रोथ करवाएंगे, जो कि मैं आगे के सारे स्टेप्स नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। उम्मीद करूंगा यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आई है। एनसीईआरटी आप साथ के साथ पढ़ते जाइए बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।